जहां तक बात है पाकिस्तान की आजादी की, तो हमने 1971 में देखा कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और उन्होंने भी आईएमएफ से कर्जा लिया और हमने भी कर्जा लिया, लेकिन उनके ऊपर इतना डेट्स नहीं है दुनिया के जितने हमारे ऊपर है। 97.3 ट्रिलियन, ये अभी मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई बता रहा हूं। हमारे फैसले, आईएमएफ का डेलीगेशन आता है हर महीने। वो बिजली के रेट से लेके पेट्रोल डीजल के रेट्स तक, वो रिटेलर्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना उसके फैसले तक, हमारे मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स कितना होगा उस पर, ये वाला डैम बनेगा नहीं बनेगा उस पर, सीपैक चलेगा नहीं चलेगा उस पर, यानी ईच एंड एवरीथिंग। जब वो आईएमएफ के साथ हमारा 26वां प्रोग्राम है, 26 टाइम इन 78 ईयर्स। अब आप सोचें इसमें अगर वो आते हैं, बजाहिर तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो पिंडी बॉय हम कहते हैं उनको, मिस्टर औरंगजेब, उनकी मतलब पैराशूटर है और उनकी छतरी तले बैठते हैं जनाब वो नकवी की तरह। लेकिन इशू ये है कि वो ये नहीं कहते कि मैंने बजट बनाना है, ये नहीं, ठीक है वो एज ए डमी फाइनेंस मिनिस्टर और वो चीजें करेंगे जो आईएमएफ इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जब हमारी वो चीजें, यानी वो सारी चीजें जिसकी अभी बातें इस्लामाबाद में ये हो रही है, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के मसाइल को जोड़ा जा रहा है इकोनॉमी के साथ। और एक मेरे ख्याल इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये इशू है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप ना जहाज खरीद सकते हैं, ना आप मिसाइल बना सकते हैं, ना आप कोई और चीज कर सकते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड योर इकोनॉमी, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन पिलर जो हैं आपके मुल्क को खड़ा करते हैं। अगर सिर्फ एटम बमों से सावरन हम होते तो फिर मेरे ख्याल दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यूक्रेन की एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने दस्तबरदारी कर दी न्यूक्लियर पावर होने से, तो वो खराब हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ रशिया के साथ क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन था उनके पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और सब कुछ था, तो वो क्यों टूटा? इकोनॉमी इज मतलब इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां साइफर की बात है तो साइफर इमरान खान बेचारे तो चीखते चिल्लाते रोते पीटते रहे, जेल में चले गए और कहा गया कि कोई कहता था इजराइल का एजेंट है, कोई कहता था हिंदुस्तान का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बनाता रहा उसको। और आज वो साइफर जब आया है तो उसके ऊपर फिलहाल तो खामोशी हमारी सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल, यानी कि पैसा जो देगा भैया वो सरकार चलाएगा, सिंपल सी बात है। पर्दे के पीछे चलाए, खुलकर चलाए, और पैसा नहीं है आपके पास, उधार की जिंदगी जी रहे हैं, तो जिससे उधार लिया है उसकी सुननी पड़ेगी। पुण्यमनाथ, सीधे सीधे अमेरिका ने इतने मुल्कों में, अभी भाटिया साहब बता रहे थे 80 से ज्यादा मुल्कों में coup कराया है। डीप स्टेट अमेरिका का कैसे काम करता है बांग्लादेश में भी देखा, और पाकिस्तान में तो जो साइफर सीक्रेट बाहर निकल कर आ रहा है, साफ बता रहा है कि अमेरिका की मर्जी से चलोगे, यस बॉस बोलोगे तो ही ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पाकिस्तान की एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सर्कुलेट हुआ था, फेमस भी हुआ था, 2018 का ट्वीट है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि पाकिस्तान को 33 बिलियन दिया गया था 15 ईयर्स में, ओवर 15 ईयर्स। तो अमेरिका को क्या मिल रहा है? और आपने अगर डेटा देखा होगा, आपको पता ही है, बेसिकली 1945 से 2021 इस साल में आपको 80 बिलियन की यूनाइटेड स्टेट से असिस्टेंस मिला है पाकिस्तान को। अब दिस इज नॉट आईएमएफ डॉलर, दिस इज नॉट वर्ल्ड बैंक डॉलर। अब आईएमएफ की लिटरली 40 to 60 बिलियन ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक की आप 70 बिलियन ले लीजिए, सऊदी की मेरे ख्याल से अबाउट 15 बिलियन है, यूएई की 5 to 10 बिलियन है, आप चाइना की 40-60 बिलियन ले लीजिए। सो ओवरऑल देखिए आप कहाँ से पैसा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इतने पैसा वहाँ पे जाता है, लेकिन जाता कहाँ पे है? टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जाती है। और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, मैं तो फ्रेंडली वर्ड यूज कर रही हूँ, दोस्ती है ये, मिलजुल इसलिए है बिकॉज अमेरिका का इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी, इट्स बेस्ड ऑन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं लोगों को, मैं तो वॉर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स द सप्लाई चेन इज बेस्ड ऑन दैट। एंटायर इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन डिफेंस। उसको तो वॉर भी बना दिया आजकल। तो आप देखिए, आप हमारी डिफेंस बजट
वॉर बजट इज 1 ट्रिलियन। आप 10 कंट्री की ऐड कर लीजिए, दिस डजंट कम टू 1 ट्रिलियन। ओके, 15 तो बेसिकली कंट्रीज जब आप ऐड अमेरिका करेंगे अपने तब हिसाब से करीबन पैसा 1 देगा, अपनी ट्रिलियन। वॉर इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करेगा, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट चाहेगा। तो भाई ठीक है, हमने कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स का देखा है, अब अमेरिका का देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं। जो छोटे छोटे मुल्क हों, कमजोर मुल्क हों, उनको लोन दीजिए, लोन ट्रैप में फंसाइए और उसके बाद अपनी मनमर्जी से चलिए। आरजू भाई ठीक है, उधार लिया था, बांग्लादेश ने भी लिया था। अभी फखर ने जो बात कही, बांग्लादेश कहीं तो खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, एक का लेके दूसरे से चुकाना, दूसरे का लेके तीसरे से चुकाना। मतलब क्या चल रहा है? अब उधार पे चलेंगे तो फिर लोकतंत्र ही ताक पे रख गया आपका। वैसे तो है नहीं, वहां पे मिलिट्री तंत्र है। देखिए, ये जो उधार लेने की आदत पड़ चुकी है इनको, ये मुझे खत्म होती हुई नजर नहीं आती। और जो उधार लिया जाता है और जो बताया जाता है कि जी ये लोन हम फलाने सेक्टर के लिए ले रहे हैं, इससे हम ये करेंगे, या कोई काम जो बताते हैं वो काम तो नहीं किया जाता। सीधे सीधे कई हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो पहले आया करते थे टीवी चैनल्स वगैरह पर, तो खैर इतने नहीं आते थे, लेकिन हमारे चैनल पे जरूर यूट्यूब पर आ जाते थे। उनका कहना था कि ये पैसा तो घूम फिर के वापस अमेरिका ही चला जाता है, या जहां से भी पैसा आया होता है वहीं पे पहुंच जाता है। क्योंकि ये जिनके हाथ में जाता है, जिनकी जेब में जाता है, उनकी फैमिलीज तो यहाँ नहीं रहती ना, अब उन्होंने खुद यहाँ रहना है। तो वो जाकर कहीं ना कहीं दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अपनी फैमिलीज को वहां सेटल कर देते हैं। अगर ये पैसा पाकिस्तान में 10% भी लग रहा होता तो शायद लोगों की हालत कुछ ठीक हो गई होती। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ऑलमोस्ट 45% लोग जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ता है? ये अपने ही झंडे गाड़ते रहते हैं, अपने ही तराने बजाते रहते हैं, हमने जितने जहाज गिरा दिए उतने गिरा दिए, लेकिन उसके बाद लोगों की क्या हालत हो गई उस पर बात नहीं होती। और जो लोग इन्हें पैसा देते हैं वो भी शायद यही चाहते हैं कि बस जो कुछ लोग हैं जो कि उनका काम करते हैं उन्हीं को खुश करना चाहते हैं, बाकी की पॉपुलेशन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लोन लेने की आदत पड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इसमें से निकल पाएंगे। और अगर लोन लेते रहेंगे आरजू, तो फिर माननी भी पड़ेगी भाई, जो उधार देगा, जिसके पैसों से मुल्क चल रहा होगा, जिसके वेंटिलेटर पे टिका हुआ होगा मुल्क की सांसें, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा भाई आज दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। हाँ, ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी या इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी या जो भी इनकी पोस्ट होगी हट जाएगी, तो फिर ये कहीं बाहर चले जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी से भी मांग लेंगे। और अब जब एक बार आदत पड़ जाए इंसान को काम ना करने की और सिर्फ मांग कर कंट्री चलाने की, तो फिर उसके बाद वो उसमें से नहीं निकल पाते। और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। फखर, अगर हम बात करें, मतलब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि करप्शन के चार्जेस या तख्ता पलट पहले नहीं हुआ, लेकिन सब लोग जो है ना, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, सब सेटल हो गए। जब हालात ठीक हुए तो वापस आके अपने भाई को कुर्सी पर भी बैठा दिया। शरीफ साहब, भुट्टो, जरदारी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाई इमरान खान ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो जेल में सड़ रहे हैं और बुरी हालत में सड़ रहे हैं? उन्होंने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की थी। देखिए, उस वक्त के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, असद मजीद, जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी, और फिर ये साइफर में पूरा उनका एक तस्करा आया हुआ है। और वो कह रहे थे कि भाई हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर हो सकता है हमें ये सारी चीजें कबूल हो। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे मामलात उनके साथ एकदम से चेंज होना शुरू हो गए। ऐसी क्या चीज हमने कर दी? अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे शायद 47, 48 या 50 से शुरू हुए थे, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे। और ये जो लास्ट वाला डाउन था, जो हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं 2015 से ऑनवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा गहरा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने हमारी तारीफें करना शुरू कर दी।